दोस्तों नमस्कार। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत से ऐसे एरियाज थे जो इंडिया को मिलने चाहिए थे और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमसे छुपाई गई। हमारी हिस्ट्री देख लीजिएगा। हमारी हिस्ट्री के अंदर मुगलों को प्रोजेक्ट किया गया। हमारे जो हिंदू राजा थे, चाहे शिवाजी हो चाहे दूसरे राजा हो, उनकी हिस्ट्री को छोटा करके दिखाया गया और मुगलों को दिखाया गया बड़े अच्छे थे। अकबर द ग्रेट। दिल्ली के अंदर बहुत से रोड है जो अंग्रेजों जो मुसलमानों के नाम पे हैं, वो भी इन्वेडर्स के नाम पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब पार्टीशन हुआ तो कैसे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया मुसलमानों के द्वारा। बड़ी बड़ी ट्रेनें आई वहां से, पंजाब की तरफ से, और कटी हुई, सब लोग मरे हुए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी। हिंदू तो ये सोचते थे कांग्रेस हमारी पार्टी है, मुस्लिम की तो अलग पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी उनकी, जिन्ना की पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस ने किसी का साथ नहीं दिया। हिस्ट्री भी गलत पढ़ाई। नेहरू से लेकर के आगे तक, इंदिरा गांधी तक, जितने भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लाहौर, जिसकी 80% आबादी हिंदू की थी, हिंदुओं का बिजनेस था, बड़े बड़े मालदार हिंदू थे वहां पे, और ये था कि ये तो हिंदुस्तान में मिलेगा क्योंकि हिंदू मेजोरिटी थी। लेकिन एक ब्रिटिशर की चाल थी उनका, ऐसा है जी, यहाँ पे पाकिस्तान के पास कोई बड़ी सिटी नहीं है तो लाहौर उनको दे दो। और नेहरू जी ने तो अपनी गर्दन चुका दी। नेहरू को क्या लेना, नेहरू को देश से कोई प्यार थोड़ी था, उसको तो अपना थोड़ा सा राज करना था, मिल गया, आधा हिंदुस्तान भी काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो वेस्ट बंगाल को भी हैंड ओवर कर देते तभी तो राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं, उनको ये चीजें विरासत में मिली। और आज हम बात करेंगे लाहौर की हिस्ट्री की। 1965 में हमारी फोर्सेस पहुंच गई थी लाहौर पे, 71 में भी वहां पे पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो इंडिया ले नहीं पाया, लेना ही चाहता था, क्या रीजन था वो तो छोड़िए। लेकिन आज हमारे को लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए बैठे हमारे साथ राजन खन्ना जी, जो बताएंगे कैसे वहां पे कत्लेआम किया गया, कैसे लाहौर को मर्ज करा दिया गया पाकिस्तान के साथ। राजन खन्ना जी तो हिस्टोरियंस भी हैं और फिल्म वाले भी हैं, बॉलीवुड से भी, और बहुत फिल्में बनाते हैं, बहुत से सीरियस पे भी काम किया है। राजन खन्ना जी आप बताइए लाहौर की हिस्ट्री क्या, क्योंकि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि लाहौर की हिस्ट्री क्या है और मुसलमानों का क्या एक्चुअल कल्चर है। नमस्ते जी। देखिए, वैसे तो आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो इन जनरल पूरे भारतीय समाज को मैं संबोधित कर रहा हूं इस एपिसोड के माध्यम से। लेकिन विशेष करके तीन जो भारत के समाज है ना, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी, ये तीनों के लिए ये विशेष महत्व का एपिसोड है। इसमें से बहुत कुछ हमारी जनरेशन को, जो आज की युवा जनरेशन है ना, उसको सीखने वाली बातें हैं। नहीं सीखेंगे तो फिर कल जो भी उनका होगा भाग्य, वो उसके बारे में तो सामने दिख ही रहा है कि क्या होगा। क्या सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि तीनों समाज का मैंने इसलिए बताया कि ये पिछले तकरीबन 70-80 साल में ही जो संस्कृति इनके पूर्वजों ने, पंजाबियों के, सिंधियों के और कश्मीरियों के, जो 10,000 साल से बनाई थी, मैं कम समय में बताऊंगा क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूवन है पूरी दुनिया में, 7,000 साल पुरानी ये जो सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिसेंडेंट्स हैं पूरे, वो हमारे पंजाब और सिंध वाले हैं उस इलाके, क्योंकि वहीं से इंडस जाती थी पूरी की पूरी। ठीक है, बाद में सरस्वती भी जो है, हमारे वेदों में सरस्वती का उल्लेख है, लोग उसमें नहीं मानते थे, अंग्रेजी इतिहासकारों ने नहीं माना, लेकिन आज प्रूव हो गया कि सरस्वती भी थी। तो वो पूरा सप्त सिंधु का एक प्रदेश था। लेकिन वो पूरी सभ्यता, देखिए सभ्यता विकास होने एक दिन में थोड़ी होती है, हजारों साल लग जाते हैं। खेती बाड़ी कैसे करनी, कौन सी जमीन पे करनी, किन साधनों से करनी, कहाँ से पानी लेना, ट्रेड कैसे करना, उस जमाने के जो ट्रेड थे, लोहार क्या करेगा, कुम्हार क्या करेगा, बढ़ई क्या करेगा, बाकी के जो लोग क्या करेंगे, ये सारी बातें जो नियत उस समय उस एक सभ्यता का, एक संस्कृति का, ये सब बातें अंग होती है। भाषा का विकास होते होते कई सौ साल लग जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, कई कुछ होता है, व्याकरण में कई तब्दीलियां आ जाती हैं, ये सारी एक सभ्यता का अंग है। तो जो वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन थी पंजाब सिंध की, वो पूरा बनाने वाले, उनको आगे ले जाने वाले जो लोग थे, उनको एक झटके में वहां से मार के भगा दिया गया। और इसी तरह कश्मीरियों का साथ हुआ कि दुनिया का सबसे पुराना जो शहर था अनंतनाग है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज,
आज वहां से उन्होंने हजारों साल तक उस संस्कृति को पुष्पित पल्लवित किया, और ऑल ऑफ ए सडन पता लगा उनको, उनको बोल दिया रले गले चले, तो यहाँ से मार दिए जाओगे या भगा दो, तो 89-90 में भगा दिया गया। तो मेरा विशेष करके जो आज का संबोधन है, मैं चाहता हूं कि युवा जो हैं हमारे, ये तीनों समाज के, पंजाब के, सिंध के, कश्मीर के जो है ना, कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है। कश्मीर को मैं इन दोनों से, वो तो चलो हमारे हाथ से निकल गए भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से तो आज भी पंजाब हमारा है, सिंध हमारा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से चले गए। कश्मीर तो भौगोलिक हमारा है, हमारा ही रहेगा जब तक ये विश्व रहेगा, लेकिन वहां से हिंदुओं को निकाल दिया गया, ये भी अपने आप में एक सत्य है। तो मैं ये बैकग्राउंड में जो एपिसोड की चर्चा करने वाला हूं, वो इस पूरी बैकग्राउंड के प्रकाश में हमारे जो देखने वाले हैं उनको देखनी चाहिए। मेरा ये था कि जब 20 फरवरी 1947 को अंग्रेज ने कहा कि हम भारत को जो है वो स्वतंत्रता दे देंगे, कभी देंगे 1948 में, तो लोगों को भी लगा कि हाँ भाई अब तो क्या है कि स्वतंत्रता तो मिलेगी। तब तक ये भी तय नहीं था, क्योंकि गांधी और नेहरू तो कहते थे हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी मृतदेह के ऊपर पाकिस्तान बनेगा। तो जो लोग इन पे यकीन रखते थे वो तो बैठे रहे थे अपने मुगालते में कि हाँ पाकिस्तान तो बनेगा ही नहीं। ये 20 फरवरी 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला तो यही तय नहीं था, तय ये था कि 1948 में भारत को जो है स्वतंत्रता मिलेगी। ये तय नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये हुआ कि पंजाब असेंबली में उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, जो यूनाइटेड पंजाब था। तो मार्च के शुरू में 3 या 4 की बात होगी, तो तिवाना साहब यूनियनिस्ट पार्टी के जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइन किया, तो रिजाइन करने के बाद में मुस्लिम लीग ने वहां पर पंजाब असेंबली में जो लाहौर में थी उसके ऊपर झंडा लगा दिया मुस्लिम लीग का। उसका प्रोटेस्ट किया, करना ही चाहिए था। पूरा विरोध, मास्टर तारा सिंह जो अपने सिख समाज के लीडर थे, उन्होंने उसको झंडे को अपना तलवार निकाली, फाड़ डाला। अब उनका प्रोटेस्ट बड़ा सही था कि भैया ये धरती तो हमारी है। आज वो मैं तो उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ कि वो खड़ा हो गया वहां पे, वो कहता है ये तो मेरी पूर्वजों की धरती है, आप कौन होते हो मेरे से धरती छीनने वाले? नहीं छीन सकते। हमने तो नहीं कहा ना कभी आपको कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। समस्या तो आपकी है। आप कह रहे हो, मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि भाई साहब उससे पहले 1800 से लेकर 1839 तक पंजाब पे पूरा राज महाराजा रंजीत सिंह का रहा। कोई एक मुसलमान आके कह दे कि मेरे साथ में आपने अन्याय किया हो, कोई कह सकता है? कोई इतिहास की पुस्तक निकाल के देख लो, आपको किसी ने नहीं कहा कि तो एकदम नया, जब अपने शासन वहां पर, जिसमें हमने नहीं कहा कभी हमारा शासन है तो तुम जो है वो छोड़ दो, मुसलमानी छोड़ दो, सिख बन जाओ, हिंदू बन जाओ, नहीं कहा। लेकिन जब अंग्रेज वहां पर डिवाइड एंड रूल की नीति कर रहा था, उसने इनको चांस दे दिया। ठीक है, तो मास्टर तारा सिंह का कहना ठीक था, लेकिन उसके प्रतिरोध में क्या हुआ, जो मैं घटना का भी आने वाले समय में आपको जिक्र करना चाहता हूं ना जी, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमको। नहीं सीखेंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। अब सबसे पहले तो रावलपिंडी में रॉयट्स शुरू करवा दिए मुस्लिम लीग ने। आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले 46 में जो भारत का पूर्व का जो इलाका है हमारा बंगाल का, वहां पर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया था। सेम पैटर्न इन्होंने डायरेक्ट एक्शन का जो है वो रिपीट कर दिया पंजाब में। तो मार्च 1947 में इन्होंने रॉयट्स करवाए, वहां पर हजारों लोग जो हैं वहां पर कत्ल कर दिए गए, माँ बहन की इज्जत जो है वो भंग की गई, जायदादें लोगों की लूट ली गई, आगजनी कर दी गई। ये मार्च पर आप मेरे श्रोता जो हैं अगर वो जाएंगे गूगल पे तो उनको सब पूरी डिटेल मिलेगी कि 1947 मार्च में वहाँ क्या हुआ था। उसकी जो बाद में क्या उन्हें लगा शुरू कि पूरे पाकिस्तान में जितने मेजर टाउन थे जहाँ पर, क्योंकि देखिए हिंदू सिख ज्यादा करके उस वक्त जो था ट्रेड में बहुत थे, एजुकेशन में बहुत थे, पढ़े लिखे जो काम थे जो वहां पर बहुत थे, जो टेक्निकल उस जमाने में जो काम थे वो उनके पास थे, और लैंड ओनर्स भी बहुत थे हिंदू सिख। इन्होंने जब जो इलाकों में हिंदू और सिख थे
मैंने जैसे रावलपिंडी का बताया, उसके बाद में शुरू हुआ, लाहौर में आया, गुजरांवाला में आया, शेखोपुरा में, तो उन्होंने जो है वो उस बात की तो वो कर दी कि हमारी मतलब अगर वो घटनाएं मैं इतिहास में पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माता बहनों का नग्न जुलूस निकाला उन्होंने शेखोपुरा में, ये हाल उन्होंने कर दिया। गाड़ियां वहां से आती थी, उनको काट काट के जो है वो इधर से गाड़ी कोई पूरी की ऐसे नहीं आती थी जिसमें से कोई ऐसे लोग उतरे जिनके अंग पूरे जो है वो जो है सही सलामत हो। इस प्रकार से हाल इन्होंने वो जो पीरियड था उसमें किया। अब हुआ ये कि लाहौर का जो मेन इंसिडेंट मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ वो ऐसा हुआ कि लाहौर में शहरी इलाकों में हिंदुओं सिखों की मेजॉरिटी थी। उस मेजॉरिटी के कारण हिंदुओं को, सिखों को ये लग रहा था कि लाहौर भारत में ही आएगा, नहीं जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त एकदम से बैठे हुए थे कि कोई बात नहीं है तो लाहौर तो जाना नहीं है। लेकिन मुसलमानों को लाहौर चाहिए था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहां पर भी डायरेक्ट एक्शन वाला षड्यंत्र रचा। ये मार्च और जून के बीच के जो कालांश था, क्योंकि 4 जून को अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ये देने वाले थे हमको स्वतंत्रता 1948 में, उसको इन्होंने प्रीपोन कर दिया और कह दिया कि 14 और 15, 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत, ये हम जो है ये डेट नक्की कर देते हैं। अब लोगों को लग गया कि पाकिस्तान भी बन गया और तारीख भी जो है मुकर्रर हो गई। तो उस समय क्या होने लग गया, क्योंकि जायदादें, ज़मीनें, खेतियाँ, ट्रेडिंग, वो सब मोस्टली हिंदू सिखों के पास थी। तो वहाँ की आबादियों ने मुस्लिम लीगियों के साथ मिलकर के ये सोचा कि इनको जितना ज़्यादा लूट सकते हैं, मार काट कर सकते हैं। और दूसरा, इनका जो जिहाद का सबसे बड़ा एक मकसद होता है कि लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी स्त्रियों को उठा सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो उन्होंने उस वक्त ना किया हो वहाँ पे। तो अभी ना एक किताब लिखी गई, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे ऑथर हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, उन्हें पंजाब ब्लडी पार्टीशन किताब लिखी थी। अभी हाल ही में उन्होंने वापस से उस किताब के कुछ अंशों पे बात की है। मैं उन्हीं के आधार के ऊपर, इसमें कोई कह सकता है कि यार आप जो कह रहे हो बायस्ड है, ठीक है, इसी तरह से वो लोग भी हम स्टोरियां अपनी सुनाते होंगे। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति ने जो रिकॉर्डिंग की है, लोगों के इंटरव्यू किए हैं, किस समय किस दिन की है, वो सारी बात जो उन्होंने की है ना, मैं वो बताने जा रहा हूं। और उसके आधार पे हमको आगे क्या सीखना है वो निष्कर्ष निकालना हमारे हाथ में है। तो ऐसा हुआ कि लाहौर में, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहे, मुसलमानों के हाथ में आ जाए, तो एक षड्यंत्र वहां पर रचा गया। वो षड्यंत्र रचने वाला कौन था? आप सोचो कि हम कई बार कहते हैं ना कि जो आदमी न्यायाधीश होता है वो न्याय उसके लिए प्रिय होता है, उसके लिए जात धर्म जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहाँ का मजिस्ट्रेट था मोहम्मद गनी चीमा, ये मुसलमान था। अब इसने कॉन्स्पिरेसी एक वहाँ पर रची। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट थी, ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया का लगभग सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर लाहौर, और लाहौर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग जो इलाका था वो शाह आलमी, नाम था शाह आलमी, लेकिन पंजाबी जो हैं वो अपनी जुबान में उसको शालमी कहते थे और शालमी के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। तो शालमी में सैकड़ों हिंदू दुकानें और मकान, उस समय की लगभग, देखिए पुराने सिटीज में एक ट्रेडिशन होती थी कि नीचे दुकानें होती थी और ऊपर मकान भी होते थे। तो शालमी इसी तरह से था, नीचे पूरी दुकानें जो है हिंदू सिख ट्रेडर्स की और ऊपर मकान जो बने, तो सैकड़ों थे ये, और बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिंग सेंटर था। ये कॉन्स्पिरेसी रची गई कि अब इसको हमने 100% जो है वो स्वाहा कर देना है, आग लगा देनी है। तो बतौर डॉक्टर इश्तियाक, मैं बार बार उनकी रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि कल को फिर वही लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान के ऑथर हैं। उन्होंने कहा, जो वहां उन्होंने इंटरव्यूज किए उसके आधार पे कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं मैं 2004 में मेरी जब किताब लिख रहा था तो मैंने कुछ इंटरव्यू किए, तो एक हाजी अब्दुल रहमान करके, मुझे पता था कि इन्होंने उस समय वहां पर बहुत हिस्सा लिया था राइट्स में, कहता वो उनसे मैंने किया इंटरव्यू। वो समय कोई 70-72 की उनकी एज होगी, और 47 में जब ये वाकया हुआ वो 16 या 17 साल के थे। अब्दुल रहमान जो है, हाजी अब्दुल रहमान, कहता उनका कहना है, कहता मेरे जो फादर थे
कहता उस अपने इलाके के बहुत एक जैसे डॉन होते हैं, और डॉन थे, या पंजाबी में उस वक्त कहा जाता था ये फलाने इलाके का बदमाश है या किया। उसका नाम था बिल्ला जट, उसको बिल्ला जट कहते थे लोग। बिल्ला जट कहते मेरे फादर थे, कहता उनके पास में मजिस्टर जो है जो मोहम्मद गनी चीमा है, कहता वो आते हैं। वो आने के बाद में उनको कहते हैं कि बिल्ले हमें तेरी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए। अब बिल्ला का एक बैकग्राउंड भी ये था कि जब राजपाल जी ने एक किताब लिखी थी रंगीला रसूल, तो उनका कत्ल कर दिया गया था लाहौर में, ये पुरानी बात 1936 की। तो उसमें उस केस में भी बिल्ला जट जो था एक नामजद आरोपी था, लेकिन बाद में वो गवाहियाँ वगैरह के चक्कर में एक दूसरे बंदे की तो फांसी हो गई। तो ये इसका पुराना रिकॉर्ड था, एंटी हिंदू जो है वो इसका रिकॉर्ड पुराना था। इसके लिए मजिस्ट्रेट चीमा ने इसको कांटेक्ट किया। तो जब उसके पास गए तो उसने कहा देखो जी मैं अभी मेरी शादी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा भी क्या है, मैं नहीं चाहता कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आए, तो मेरा बेटा है ये अभी माइनर है अब्दुल रहमान, जिसका इंटरव्यू बाद में डॉक्टर इश्तियाक ने किया। कहता है ये माइनर है तो इनको जो है मैं आपको देता हूँ, तो आप जो मदद चाहिए पीछे से तो मैं करूँगा, लेकिन आगे ये रहेगा। कहता है फिर कॉन्स्पिरेसी रची गई। वो ये हुआ, कहता मेरे साथ में 2-3 लड़के जो उस वक्त थे वो और कर दिए गए, और चीमा ने ये प्लान बनाया कि शाहलमी को अगर जैसे हमने आग लगानी है तो क्या करो कि उसके आसपास मोची बाजार था। अब मोची बाजार में क्या होता है कि जो जूते के को जो एडहेसिव लगता है उसको एक कॉलिक्वल लैंग्वेज में सोल्यूशन कहते हैं लोग, सोल्यूशन है ये। तो वो सोल्यूशन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल। तो कहा कि ये मोची बाजार से और बराबर आदमी बताए गए, टीम बना दी गई पूरी एक, कि ये जो है ये आपको वहाँ से जाकर के ला करके ये एडहेसिव जो है ये सोल्यूशन देगा, इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है। और वो किस तरह से आपने क्या करना है, तो देखिए आप थोड़ी सी उसकी अगर इमेजिन करेंगे ना उस जमाने की वहाँ की जो टोपोग्राफी, तो आप सोचिए पहले ज़माने में, आज भी आप भारत के पुराने शहरों में जाएंगे तो दुकानों के बाहर ना लकड़ी के जो है थोड़ी सी एक एक्सटेंशन होती हैं, उनको पंजाब में थड़ा कहते हैं, कि थोड़ा सा दुकान के बाद एक थड़ा बना हुआ है, पूरे लकड़ी के होते हैं। तो 21 जून को 10 बजे रात को 2 ड्रम सोल्यूशन के ये जो है इंतज़ाम किए जाते हैं, बड़े बड़े 200-200 लीटर के होंगे। तो उनमें से ये तय किया जाता है कि एक टीम बाजार के एक एंड से जो दुकानों के थड़े हैं वहां से ये सोल्यूशन लगाना शुरू करेगी, दूसरी टीम दूसरे सिरे से करेगी, और बीच में आके मिलेंगे जितने भी दुकानों के थड़े हैं लकड़ी के बने हुए, ये सब के ऊपर सोल्यूशन लगा दिया जाएगा। और रात को करीबन 1 बजे जो है 21 जून की रात 22 जून शुरू हो चुका था, उस वक्त उसको आग लगा दी जाती है। और जितना ज़्यादा ये कंबस्टिबल होता है, ये जो एडहेसिव है, वो तो आग ऐसी पकड़ी हो, दुकानों के दरवाजे भी उस जमाने में लकड़ी के ही हुआ करते थे। हाँ, शटर्स का रिवाज नहीं था। और दुकानों के अंदर जो माल है, अब कपड़े की भी दुकानें थी और भी, वो तो उन्होंने आग ऐसे पकड़ी कि कहते हैं कुछ ही मिनटों में कर्फ्यू लगा था लाहौर में, और कर्फ्यू में लाइट्स बंद थी, लेकिन वो जब शाहलमी जल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ आग ही आग है। अब आगे देखिए चीमा का रोल क्या है। चीमा मजिस्ट्रेट था, ठीक है। अब सरकार ने फोन जाने शुरू हो गए कि भी आग लगी है, बुझाओ करके फायर टेंडर्स भेजो। फायर टेंडर आए। अब फायर टेंडर जब आए तो चीमा वहां खड़ा था। अब मजिस्ट्रेट का काम था बोलना कि आग बुझाओ, लेकिन लगवाई उसने ही थी। तो उसने क्या किया, उनको बोला, जितने भी फायर टेंडर वाले थे वो भी ज्यादा अधिकांश मुसलमान ही थे। तो वहां की एक ज्योग्राफी थोड़ी और है कि एक ना वहां पे हवेली लक्ष्मण दास थी, जिसमें हिंदुओं को डर था कि ये कहीं आगजनी करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है वो बना के रखा था। तो वाटर टैंक बनाया हुआ था वहां पे। इन्होंने क्या किया, जो पुलिस का बंदोबस्त था उस वक्त, तो अपने मजिस्ट्रेट ने कह करके वो वहां से निकलवा दिया। एक सिख हवलदार की खास हिंदुओं ने बोल करके ड्यूटी रखवाई थी वहां पे, क्योंकि ये हमारे अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबने नागरिकों ने, कि मुसलमान पुलिस में बहुत ज्यादा थे, तो कल को वो
पुलिस वाले रहेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होगा, तो हमारा एक अपना आदमी रहना चाहिए। तो उसको भी एक इलम दीन करके मुसलमान कांस्टेबल था, उसको चीमा ने रखवाया और एक उसको गन दी लोडेड, और कहा अगर ये सिख सिपाही अगर ज्यादा तंग करे या सोया था वो जाग जाएगा तो उसको गोली मार देना। ये अब्दुल रहमान हाजी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। ठीक है, अब वहां से हवेली लक्ष्मण दास से तो कोई मदद आने का चांस नहीं, और उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया था। दूसरा, एक मोती मंदिर करके वहां पर एक जगह थी जो पंडित मोतीलाल ने बनवाया था, मंदिर कहते, तो उसके पास ही वाटर चैनल था। वहां से फायर ब्रिगेड ने, और लाहौर की ब्रिटिश ने नहर भी बनाई हुई थी दीवारों के साथ से, वहां से पानी निकालना। कहते हैं कि इन्होंने फायर टेंडर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी अब्दुल गनी चीमा ने कि देखिए आप लोगों को आसपास की बस्तियों में आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर ब्रिटिश भी हैं, वो आकर बोलेंगे कि आप आग बुझाने का काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप फायर इंजन चालू रखो, आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन जिस चैनल से पानी निकालोगे वो पानी आपको आग बुझाने के लिए नहीं, वापस उसी नहर में ही आपको पानी डालना है, ताकि लोगों को लगे कि हम यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं लेकिन हम आग नहीं बुझाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने उनको दी। और उसके बाद में वहाँ पर लगातार पुलिस को फ़ोन जाते रहे और लोगों को बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों तक जाते रहे, आग जलती रही, पूरा शालमी जो है वो जल करके स्वाहा हो गया। और उसके बाद में अगले दिन सुबह हाजी अब्दुल रहमान कहता है मेरे पिताजी को, बिल्ला जट को, इसने वहां पर ही वो खड़ा था साथ में चीमा के, जब आग जल रही थी, तो उसको कहा कि देग मंगाओ और हम यहीं पे गुड़ वाले चावल बनाएंगे। अब पंजाब में एक रिवायत है कि कोई बहुत शुभ अगर कोई कार्य होता है ना, तो पुराने जमाने में गुड़ वाले चावल बना करते थे। तो ये उन्होंने शुभ कार्य कर दिया था कि हिंदू सिखों को वहां से पूरी तरह से नेस्ता नबूद कर दिया, और उसके लिए उनके लिए शुभ घड़ी थी गुड़ वाले चावल की। तो ये इससे सीखना क्या है, आप सीखिए दो तीन बड़ी बड़ी पहले बात तो एक सीखिए कि ये अगर मजहबी जिहादी लोग कहीं भी होंगे, और मजिस्ट्रेट था जिसने तबाह करवा दिया, उसका काम न्याय करना था, उसने न्याय नहीं किया। पुलिस वाले जो थे उनका काम था सुरक्षा देना, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, उन्होंने अपने मजहब की बात की। वहां पर बाकी का फायर टेंडर वाले जो उनका काम था, उनका धर्म था उस वक्त आग को बुझाना, उन्होंने क्या अपने जिहादी धर्म का पालन किया। तो ये बात जो है हमारे लोगों को, तो जो मैं कहता हूँ ना, गांठ बांध करके हाथ में बांध लेनी चाहिए कि जब इनके जिहाद की, इनके मजहब की बात आती है तो ये विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब उसकी बात देखिए, ये 21 जून को हो गया, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये होना शुरू हो गया कि लोगों का मनोबल, जो वहां पर हिंदू और सिख ये मन लेकर चल रहे थे कि भाई ये तो क्या, लाहौर तो भारत में आना ही आना, तो उनको लग गया कि नहीं अब ये रहने जैसी, अब ये हम रह नहीं सकते यहाँ पर। और फिर डिक्लेयर भी हो गया बाद में कि गुरदासपुर जो है वो भारत में रहेगा, लाहौर पाकिस्तान में जाएगा। उस वक्त जो कत्ल आम हुआ, मैं आपको उसको बयान नहीं कर सकता कि एशिया से। अच्छा, अभी दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि जो हमारी उस वक्त 47 की जो जनरेशन्स थी, जिन्होंने जो कम से कम जो 1930-35 में पैदा हुआ होगा, उसी को 47 की घटनाएं याद रही होंगी। पर लेकिन जो 30-35 में पैदा हुए हैं वो आज हार्डली, मेरे ख्याल से कुछ ही हजारों में शायद या सैकड़ों में कुछ बचे होंगे। तो उन घटनाओं, और हर परिवार की अपनी एक स्टोरी है। जितने भी वहां से 23% सूसा पॉपुलेशन वहां पर पाकिस्तान का, जो आज पाकिस्तान है, वहां पर हिंदू और सिखों की थी। वो हर परिवार की अपनी एक स्टोरी है। अच्छा, वहां तक तो उन्होंने सुनाई अपने बच्चों को, सेकंड जनरेशन तक तो चली गई होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि थर्ड जनरेशन तक वो बातें नहीं आई हैं। आज भी मैं समाज में घूमता हूँ, पंजाबी समाज में खास करके, तो अपने वहाँ के जो लोग आए हैं वो करनाल में, भिवानी में, दिल्ली में, इन एरिया में ज़्यादा हैं बसे हुए, पानीपत। ये इन लोगों से मैं आज का जो युवा है बात करता हूँ, उसको पता ही कुछ नहीं है। तो फिर वही बात आ जाती है। तो मैं कहता हूं कि आपने, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की कि हम संगठित नहीं हुए, और हमने जो इतना वहां पर इकट्ठा कर लिया था, वो कुछ ही महीनों में वो लुटा गया। एक हमारी जमीन, जिसके ऊपर देखिए ना कि जमीन जो है ना, जब लोग अपने देश में बाहर से आते हैं तो जमीन को चूमते हैं।
तो हमारी जमीन जो है, जो हमारे पूर्वजों ने वहां पर उसको पुष्पित पल्लवित किया था, नरिश किया था, वो एक मजहब के नाम पर छीन ली गई। तो क्या हमारे मन में आज की जनरेशन में उसका बारे दर्द कोई, क्या हमने इस प्रकार से अपने आप को संगठित किया है कि आने वाले समय में ये जो है हमारे साथ में ना हो? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर मंथन करने की हमें आवश्यकता है। आज की जनरेशन को खास करके ये सोचना चाहिए कि हमको तो देखिए, हमारे धर्म में हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनो की बात करते हैं, पर प्रश्न ये है कि हम तो करते आ रहे हैं हजारों साल से, लेकिन उसका जो है हमें क्या, उसका उत्तर क्या मिला? हमें उत्तर तो मिला जो है वो लड़कियां उठाई गई और गजनी के बाजार में जाकर के नीलाम कर दी गई वहां पे। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, उसमें से हमको, और रास्ता बड़ा स्पष्ट है, हम संगठित हों, वैचारिक रूप से संगठित हों, सामाजिक रूप से संगठित हों, और जो व्यक्ति भी इन विचारों का जो वो करता है, आज भी बड़े लोग हैं भारत में कि जो वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट है, वो कहते हैं नहीं उसको रंग ही अलग दे देते हैं, वो कम नहीं वो देश का एक जो था उनकी डिमांड थी, ऐसा था वैसा था। जो इस प्रकार से बात करता है वो हमारे देश, हमारे राष्ट्र का दुश्मन है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। जो हमारे पे बीती है वो हमारे पे आगे बीते ना, हम इतने सुरक्षित हों, हम इतने स्वावलंबी हों, हम इतने जो है हमारे अंदर एक वो उस बात का आत्मसम्मान का बोध हो कि भैया जो हुआ हुआ, इसके आगे जो है ना तो हमने अपनी 1 इंच भूमि भी भारत की जो है वो नेगोशिएबल है, कोई भी देश हो, और दूसरा इसकी सुरक्षा जो है और समाज की जो सुरक्षा है, कोई हमें इस प्रकार से वो ना कर सके जो हमारे पूर्वजों के साथ में हो गया। तो ये एक मेरी बात थी जिसके कारण से मैं ये एक जो एपिसोड आपको सुनाया, ये मतलब एक प्रत्यक्षदर्शी जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं, उन्होंने जो इंटरव्यूज किए हैं और जो व्यक्ति उन दंगों में शामिल था उसका इंटरव्यू किया है, जिनका उनके पास में रिकॉर्ड है, मैं उसके आधार के ऊपर सारी आपसे बात मैंने की है। देखिए, मैं आपको एड में यही बात कहूंगा, एक्चुअली जिहादियों की बहुत सी कहानी है। एक कहानी है लाहौर की जो अभी राजेंद्र खन्ना साहब ने सुनाई है, लेकिन साथ में एक और बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी लाहौर को पाकिस्तान के अंदर मिलाने की, इसके अंदर जो मुस्लिम थे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। साथ में यहाँ पे रोल था ब्रिटिश राज का, ब्रिटिशर का। जैसे ब्रिटिशर ने कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है इसलिए लाहौर दे दो। क्या हमें ऐसा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। दूसरी बात है कि ब्रिटिशर ये चाहते थे इंडिया कमजोर है, पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहते थे, इसी पे उनका एजेंडा चलता था। आपने जब डिवीजन किया दोनों देशों का तो वो आप किस बेसिस पे किया? मेजोरिटी के बेसिस पे। अगर हिंदू की मेजोरिटी लाहौर के अंदर तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे चीमा की कहानी आपने सुना थी यहाँ पे बहुत से चीमा है, बहुत से मुस्लिम है, बहुत से इस्लामिस्ट है जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते रहे, एंटी हिंदू एजेंडा चलाते रहे। और आज भी देश और देश के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। पाकिस्तान में तो है एजेंडा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्लिम तो छोड़िए, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो ना हमारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, नो रियलिटी जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले, लोगों को बताएं कि क्या हुआ था। और लाहौर से बहुत से लोग भाग के आए थे, वेल्दी लोग थे, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, कईयों की जानें चली गई, बहुत सी औरतों को उठा लिया गया, लड़कियों को उठा लिया गया। और ये एक्चुअली मुस्लिम का एजेंडा है। ये सेक्स के पीछे भागते हैं और किसी की माँ बहन को तो कुछ समझते नहीं, बाकी अपनी को नहीं समझते, अपनी पे भी 3 तलाक लगा देते हैं, लड़के के अपनी माँ से रिलेशन होते हैं, बहन से रिलेशन होते हैं। ये मुस्लिम का कल्चर बन चुका है। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं प्रोग्राम को सब आप एक 2 सिर्फ बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो इनका मजहबी उन्माद है ना, ये हर चीज में रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे मैंने आपको लाहौर का पूरा घटना बताई, तो जितने भी उस समय क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, तो वहां से जो गाड़ियां आती थी ट्रेन की सारी जो, तो उसमें जो एस्कॉर्ट सर्विस थी उस वक्त उन्होंने कई गाड़ियां थी जिसमें बलोच रेजिमेंट को इन्होंने एस्कॉर्ट सर्विस दी थी। इतनी घटनाएं जो हैं हमारे सामने लिखी गई हैं, जो इतिहास में लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने भुगता है, उन्होंने दर्ज कराया। कहता है कि जब क्या होता था, गाड़ी निकलती थी मुसलमानी इलाकों में से, गांव के पास से, तो अगर हमलावर जो थे रॉयटर्स आकर हमला करते थे गाड़ी के ऊपर, तो बलोच रेजिमेंट क्या करती थी कि या तो अपनी बंदूकें नीचे कर देती थी या अपनी बंदूकें को दे देती थी रॉयटर्स को,
कि आप इनका कत्ल करो। तो उनके लिए एक जो प्रोटेक्शन है वो उनका धर्म नहीं था, उनका धर्म था, उनका वही मजहब था जो उनको सिखाता है कि तुम्हारे इस्लाम के नाम के ऊपर जो तुम करोगे तुम जायज है। ये एक बात तो वो। दूसरी बात मैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ वो लोग शिक्षा लें। देखिए आपके पेपर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, आपके पेपर रजिस्ट्रार के पास में जो प्रॉपर्टीज हैं, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास में रजिस्टर्ड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। लाहौर में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में सब प्रॉपर्टियां जो मैक्सिमम हिंदुओं की थी वो उनके नाम से रजिस्टर्ड थी। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू है मॉब की, ठीक है। और आज भारत में वही रोहिंग्या के रूप में, वही बांग्लादेशियों के रूप में मॉब इकट्ठी हो रही है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप देख जाओ, अभी भी समय है, संगठित हो जाओ, और ये जो कम देश विरोधी हैं उठा करके इनको बाहर फेंको, नहीं तो वही हाल होने वाला हमारा जो आज से 60-70 साल पहले वहां हुआ था, और पिछले 30-40 साल में कश्मीर में हो रहा है। प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे कोशिश करेंगे कि आपको इसी टाइप के प्रोग्राम जो नेशन के इंटरेस्ट में है, हिंदुओं के इंटरेस्ट में है, वो आपको दिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।